अच्छे आ रहे हैं वो भी अंग्रेजी ही मीडियम के ज्यादातर आ रहे हैं, उसमें भी इंग्लिश मीडियम के लोग जो फर्स्ट जनरेशन के हैं वो इंग्लिश मीडियम से नहीं है। सतीश चंद्रा कमेटी ने इसके बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। सेकंड थर्ड जनरेशन वाले इंग्लिश मीडियम से आते हैं, गांव के बच्चे नहीं आते हैं। जो एक रिजर्वेशन से आईएएस बन जाएगा वो गांव में क्यों रहेगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल से क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो बेसिक सी बात है। सर ने कहा कि पाली और लिटरेचर लेते थे, पहली बात तो ये मेंस की बात है, प्रीलिम्स की बात ही नहीं है। अभी झगड़ा प्रीलिम्स का चल रहा है। दूसरी बात, लॉजिक होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? एक मैनेजर को और एक आईएएस को अगर लॉजिक नंबर्स ही चाहिए तो उन दोनों में अंतर क्या है? ज्यादा जरूरत किस बात की है? के.एस. चेलम साहब ने हिंदू में लिखा, एम्पैथी की जरूरत है, सोशल इंटेलिजेंस की जरूरत है, सोशल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आप उसके क्वेश्चन 80 में से 6 पूछते हैं, रीजनिंग ज्यादा पूछते हैं, मैथ ज्यादा पूछते हैं, इंग्लिश ज्यादा पूछते हैं। अगर इंग्लिश इतना ही जरूरी है, 20 सवाल पूछ रहे हैं ना, 10-20 सवाल ही तो 20 नंबर के तो सवाल पूछ रहे हैं इंग्लिश के। उसको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इंग्लिश चाहिए, क्या उसको भारतीय भाषा नहीं चाहिए? आईएएस बनने के बाद जिंदगी भर जिस स्टेट में रहता है, उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य का आदमी आएगा, जिंदगी भर हिंदी में काम करना पड़ेगा उसको। बंगाल में जाएगा, बांग्ला में करना पड़ेगा। पूरी लाइफ में एक दिन भी इंग्लिश यूज नहीं करेगा अगर डेप्यूटेशन पे नहीं जाता है तो। आप वो लैंग्वेज नहीं पूछ रहे। आईएएस ऑफिसर बनके केवल बंगाल में ही क्यों रहेगा? उसे तो पूरे देश में जाना पड़ सकता है। 33 साल की नौकरी में 33 साल की नौकरी में अगर डेप्यूटेशन पे नहीं जाता है तो 33 के 33 साल बंगाल में गुजारेगा। बहुत हुआ डेप्यूटेशन, 3 साल 5 साल, और कितना चला जाएगा? और हम कब कह रहे हैं कि आप उसको मत भेजिए? आप उसको भेजिए, वहां टेस्ट कीजिए, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको भेजिए। और जो आदमी आईएएस बनने के बाद 1 साल होते होते बांग्ला सीख सकता है, तमिल सीख सकता है, एक वही बच्चा जो इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्जाम पास करके आया है मेंस में, तो अब आप ये वो अंग्रेजी में देखिए, ये मुद्दा तो बार बार होता रहा। अब ये बताइए कि जो सरकार ने समाधान निकालने की कोशिश की है, उस समाधान से न छात्र संतुष्ट है, न विपक्षी दल संतुष्ट है, न कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी संतुष्ट है। अब ये मुझे बताइए, अब ये मुद्दा जो है यहाँ से बढ़कर भारतीय भाषाओं की लड़ाई के रूप में तब्दील होता जा रहा है, उसके बारे में केवल 2 बातें हैं। पहली बात, सरकार से 9-10 मांगे की गई थी, उनमें से 1 मांग मानी है, बाकी कोई नहीं मानी है। मेन एग्जाम में 3-4 प्रॉब्लम्स थी, उस पर बात ही नहीं की है। जैसे मॉडल आंसर्स केवल इंग्लिश में है, इस पर बात ही नहीं की है। सरकार ने क्यों नहीं बात की, उसकी वजह मैं बताती हूँ। दिव्य कीर्ति जी, जब सरकार के पास ये सवाल आया, ये उन्होंने कहा कि वर्मा कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और उस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे हम जवाब देंगे। गलत बात। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट, वर्मा कमेटी को रिपोर्ट बनानी थी उस हाई कोर्ट के निर्देश पर, जिसमें अंग्रेजी भाषा के सवाल पूछे जाने को लेकर, और जो पूरा जजमेंट है हाई कोर्ट का यहीं पर जी, वो कमेटी दीनानाथ बत्रा केस में केवल इन 8 क्वेश्चंस की बात थी जी। हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ ये था, जजमेंट को पढ़िए। पैरा 29 में हाई कोर्ट साफ कह रहा है कि यूपीएससी ने गलत किया है। पैरा 30 में कह रहा है कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। 31 में कह रहा है कि हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि कमेटी बनाइए उन 8 सवालों के बारे में। वो कमेटी केवल तो जो सरकार ने हल निकाला है वो उन्हीं 8 सरकार ने केवल 8 सवालों पर हल निकाला। वो उस केस की बात है, सरकार से जो डिमांड की गई है वो केवल 8 सवाल की नहीं थी। इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक तरह से जो उनकी समस्या है उनको नहीं देख रही है, सुनी नहीं रही है, नहीं सुन रही। इंटरव्यू की बात नहीं सुन रही, मेंस की बात नहीं सुन रही, प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन करने की बात नहीं सुन रही। मैं इसका जवाब एक बार जरा संबित से ले लेती हूँ। संबित, दिव्य कीर्ति का ये आरोप है कि सरकार उन मुद्दों को नहीं देख रही है और उन सवालों को नहीं सुन रही है जिन सवालों को लेकर आंदोलन चल रहा है। सरकार ने जो जवाब दिया है, दरअसल वो दीनानाथ बत्रा के पीआईएल के बारे में जो कमेटी बनाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ उन सवालों को लेकर जवाब दिया है। उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है जो छात्र पूछ रहे हैं इस समय। देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समझना आवश्यक है। सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, सरकार ने जो निर्णय लिया है, मैं उसे एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखता हूं। जिस प्रकार से कुछ दिनों से ये पूरा विषय एक लैंग्वेज का विषय बनता जा रहा था, सरकार को यह भी डर था कि 1960 के दशक में जिस प्रकार से एक लैंग्वेज वॉर पूरे हिंदुस्तान में हो गया था, कहीं उस प्रकार का एक स्नोबॉल न हो जाए। इसलिए अंततः सरकार को जल्दी से जल्दी एक निर्णय लेना पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अगर सपोज अब मान लेते हैं कि सीसैट को हमने स्क्रैप कर दिया होता तो क्या लिटिगेशंस नहीं होते? इतने लिटिगेशंस हो जाते कि 24 अगस्त को जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं शायद वो स्टे हो जाते। तो सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत आवश्यक था। मैं आपको बताता हूं अमृता जी, अगर आप गेस्ट यहां चेंज कर दिए, स्टूडियो यही रहे, यहां आप अंग्रेजी के गेस्ट ले आए, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल धारा ऐसा लग जाएगा कि व्यूअर को लगेगा मानो जो हम अभी डिस्कशन कर रही है बेमानी है। तो स्वाभाविक रूप से जब कंफ्यूजन कंपाउंडेड होता है तो मध्यम मार्ग में चलना सरकार की विवशता होती है और यही होना भी चाहिए। तो सरकार ने मध्यम मार्ग को चुना है।
एक तो लैंग्वेज जो वॉर हो सकता था पूरे हिंदुस्तान में उसको रोका, दूसरा एक भ्रम यह भी आ रहा था कहीं इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है हिंदी से, इस विषय को ध्यान दिया, और थर्ड जो महत्वपूर्ण विषय था क्या इंग्लिश महत्वपूर्ण है या नहीं। इसलिए आप देखिए दोनों हिंदी इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं, वो अभी भी हैं, आप उसको देख के आइए।